Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mr. Ahmed Anjum and you are watching my legal channel The Legal Expert on YouTube. Before starting video, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स और एक्स पार्टी डिक्री क्या होती है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है या एक्स पार्टी डिक्री हो जाती है तो उसके पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, क्या वो उस एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड कर सकता है या कि नहीं कर सकता। क्योंकि ये वेल नोन प्रिंसिपल है कि हियर द अदर साइड, कि दूसरी साइड को सुने बिना कोई भी डिसीजन ना दिया जाए, इसलिए डिफेंडेंट के पास हर वक्त ये राइट अवेलेबल होता है कि वो आए, अपने आप को सुनवाए और फिर फैसले को दुरुस्त करवाए। इसी सिलसिले में जो इसकी रेलिवेंट प्रोविज़न है वो है आर्डर 9 रूल 7 और आर्डर 9 रूल 13। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स और एक्स पार्टी डिक्री। जब एक बंदा हियरिंग पे नहीं आता तो उसके ख़िलाफ़ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। अब जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएं तो उनको रिस्टोर करवाने के लिए उसको आर्डर 9 रूल 7 के तहत एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी डिफेंडेंट को। उसमें क्या क्या उसके एसेंशियल्स होंगे कि सबसे पहले तो डिफेंडेंट जो है वो अपीयर होगा कोर्ट के सामने, और वो जो अपीयर होगा वो बिफोर पासिंग द डिक्री होगा, यानी कि एक्स पार्टी डिक्री होने से पहले वो कोर्ट के सामने अपीयर हो और एक गुड काज को शो करे। एक होती है गुड काज, एक होती है सफिशेंट काज। गुड काज जो थोड़े से लो दर्जे पे आती है सफिशेंट काज के। सफिशेंट काज एक अच्छी खासी वजह को कहते हैं और गुड काज एक अच्छी वजह। तो एक अच्छी वजह बयान करे। इनमें डिफरेंस आपको मैं बता दूं कि अगर एक बंदा कहता है कि जी मेरी किडनी में पेन था तो ये एक सफिशेंट काज है। अगर एक बंदा कहता है कि मेरे अंकल की किडनी में पेन था, मैं उनको लेके हॉस्पिटल गया, तो ये एक गुड काज है, यानी कि वो किसी और को भी भिजवा सकता था लेकिन वो खुद चला गया, तो दिस इज़ अ गुड काज। सफिशेंट काज वो होगी कि उसके खुद की किडनी में पेन होगा। तो यहाँ पे उसको जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को सेट असाइड करवाना है तो उसको एक गुड काज शो करनी पड़ेगी। तो जैसे ही वो गुड काज शो करेगा और बिफोर पासिंग द एक्स पार्टी डिक्री वो अपीयर हो जाएगा तो जो कोर्ट है वो क्या करेगी, रिस्टोर कर देगी, वहीं से शुरू करेगी जहाँ पे ये इन दोनों का तांता टूटा था। तो मतलब वही प्रोसीडिंग दोबारा से शुरू कर देगी। अब ये जो आर्डर होगा दोबारा से प्रोसीडिंग को रिस्टोर करने का, ये नॉन अपीलेबल है। ये था आर्डर 9 रूल 7 जिसके तहत आप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड कर देते हैं। अब आपके ख़िलाफ़ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चलती रहीं और उसके एंड पे एक्स पार्टी डिक्री हो गया केस आपके ख़िलाफ़। अब आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। जब एक केस एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगा तो बंदे के पास, डिफेंडेंट के पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। सेक्शन 96 के तहत वो अपील कर सकता है हायर फोरम में। सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन दे सकता है वो सेम कोर्ट में, यानी कि अगर वो समझता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, कलूजन हुआ है या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हुई है, तो वो सेक्शन 12(2) के तहत उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है, जिसे 12(2) की एप्लीकेशन भी कहा जाता है। और तीसरी रेमेडी उसको देता है आर्डर 9 रूल 13, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है कि आर्डर 9 रूल 13 के तहत किस तरह एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड किया जाता है। सेक्शन 96 अपील के लेक्चर मेरे इसी चैनल पे मौजूद हैं। सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन के ऊपर भी एक डिटेल्ड लेक्चर इसी चैनल पे मौजूद है। और आज हम पढ़ेंगे आर्डर 9 रूल 13। आर्डर 9 रूल 13 जो है वो हमें बताता है कि किस तरह एक्स पार्टी डिक्री जो है
उसको सेट असाइड किया जा सकता है। सबसे पहले तो वो चीज़ ये बताता है कि जब भी डिफेंडेंट आए तो वो सबसे पहले एक एप्लीकेशन देगा, रिटन एप्लीकेशन, जिसको वो एक रिटन एप्लीकेशन देगा उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने एक्स पार्टी डिक्री जारी की है। रिटन एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत, और उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने वो एक्स पार्टी डिक्री जारी किया, ना हायर में ना ही लोअर में। उसके बाद क्या होगा जी उसमें ग्राउंड्स क्या होंगे कि एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करवाने के लिए कुछ ना कुछ ग्राउंड्स भी तो होने चाहिए। ग्राउंड, जो सबसे पहला ग्राउंड हो सकता है कि जी वो ये कह सकता है कि जो समन्स हैं नॉट ड्यूली सर्व्ड, के जो समन्स हैं वो उसको अच्छे तरीके से सर्व नहीं किए गए, यानी कि उसका जो पता था वो ये था और समन इस पते पे भिजवाए गए, यानी कि वो उल्ट बता देगा कि ये मेरा पता था और इस पते पे समन भेजे गए। और इसके अलावा भी वो ये कह सकता है कि मैंने जिस पते पे समन भेजे गए वो किराए का घर था और मैंने वो घर काफ़ी अर्सा पहले चेंज कर लिया है, लिहाजा मुझे जो समन है ये ड्यूली सर्व नहीं हुए। अब ये जो समन ड्यूली ना ड्यूली सर्व वाला मामला है, इसका जो ओनस ऑफ प्रूफ है वो पूरे का पूरा डिफेंडेंट पे है, यानी कि डिफेंडेंट ने ही इसे साबित करना है कि जी मुझे समन ड्यूली सर्व नहीं हुए। लेकिन अगर आप इसी ऑर्डर 9 रूल 13 की प्रोविज़ो 2 देखें तो उस प्रोविज़ो के मुताबिक मेयरली इरेगुलरिटी ऑफ सर्विस ऑफ समन पे आप एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड नहीं कर सकते। अगर जज हैज़ द नॉलेज टू बिलीव, अगर जज के पास ये मतलब नॉलेज है कि भाई इस बंदे को समन सर्व हुए हैं या इस बंदे को हीयरिंग का डेट और टाइम का पता था, तो वो इस डिग्री को सेट असाइड नहीं करेगा। लेकिन आखिर में ये जो समन है इसका ओनस ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे है। अगर वो इसको प्रूफ कर देता है कि भाई मुझे समन नहीं मिले तो डिग्री सेट असाइड हो सकती है। अब दूसरी चीज़, अगर उसको समन मिले हैं तो उस सूरत में क्या वो बताएगा, सफिशेंट काज को शो करेगा कि ऐसी सफिशेंट काज कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, कि वो जो काज है वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी थी कि जी उससे मतलब है कि जान छुड़ा के वो कोर्ट में नहीं आ सकता था। तो उसको अगर समन मिले हैं तो उसको सफिशेंट काज शो करना पड़ेगा। पहले हमने जब ऑर्डर 9 रूल 7 पढ़ा वहाँ पे हमने गुड काज पढ़ा, बट एक्स पार्टी डिक्री जब हो गया और डिक्री को सेट असाइड करने के लिए हमें सफिशेंट काज की ज़रूरत है। सफिशेंट काज क्या हो सकती है? अगर मैं उसको एग्जांपल दूं, इलनेस ऑफ डिफेंडेंट, कि जो डिफेंडेंट था वो बीमार था, यानी कि मैंने बताया कि उसकी किडनी में पेन था, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, तो वो बीमार था। और इसकी क्या हो सकती है सफिशिएंट काज कि नॉन अपीयरेंस ऑफ लॉयर, जो आपका एडवोकेट है वो हाजिर नहीं हुआ, उसका बेटा बीमार था या उसको किसी दूसरे केस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ गया, तो दिस इज़ अ सफिशिएंट काज। और तीसरी सफिशिएंट काज ये हो सकती है कि इट इज़ द मिस्टेक ऑफ द कोर्ट, कि जो डेट एंड टाइम ऑफ हियरिंग था उस पे जो है ना एक्स पार्टी डिक्री नहीं दी गई, उसके अलावा किसी डेट पे दी गई है, तो ये मिस्टेक ऑफ कोर्ट भी जो है ये भी सफिशिएंट काज हो सकती है। तो अगर उसको समन नहीं मिले तो उसको ये शो करना है कि मुझे समन नहीं मिले, और अगर उसको समन मिल गए हैं तो उसको शो करना है सफिशिएंट काज कि जी मैं इस बिना पर कोर्ट में नहीं आ सका,
इस प्रोसीडिंग को फॉलो करने के लिए। तो अब जब वो इन चीज़ों को एस्टेब्लिश कर लेता है तो क्या होगा जी, कोर्ट एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड कर देगी। जैसे ही सेट असाइड करेगी उसके बाद वो फिर वहीं से शुरू हो जाएगा जहां से एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। यानी कि उससे जो एक्स पार्टी डिक्री है इसको साइड पे करने से उसका जो इफेक्ट होगा वो केस वहीं से रिस्टोर हो जाएगा जहां से एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई थी। अब इस जो ये जो ऑर्डर 9 रूल 13 है इसकी दो प्रोविजोज हैं। जो प्रोविजो 1 है ना, उसमें वो ये कहता है कि अगर जो डिफेंडेंट है वो एक से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, 3 डिफेंडेंट हैं। अब तीनों डिफेंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री हो गया। अब एक तीनों में से कोई एक जो है वो या दो वो कोर्ट के सामने पेश हो जाते हैं और जो एक्स पार्टी डिक्री होगी वो फिर तीनों के खिलाफ वापस रिस्टोर हो जाएगी। इन तीनों में से कोई एक या सम ऑफ देम जो हाज़िर हो जाते हैं तो फिर वो जो एक्स पार्टी डिक्री होगी वो तीनों के खिलाफ सेट असाइड हो जाएगी। अब इसमें जो तो ये था कि ये तीनों के खिलाफ जो थी एक्स पार्टी डिक्री हुई पड़ी थी। अब अगर 3 बंदे हैं जो डिफेंडेंट हैं ए बी और सी, ए के खिलाफ क्या हुई एक्स पार्टी और बी और सी के खिलाफ नॉर्मल डिक्री हुआ केस। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अब ए जो है वो अपीयर हो जाता है कोर्ट के सामने एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करवाने के लिए। अब जब ए का मतलब है कि ए की एक्स पार्टी डिक्री अकेले की कोर्ट रिस्टोर नहीं करेगी बल्कि इन तीनों की इकट्ठी ही वो डिक्री रिस्टोर होके फिर से दोबारा से शुरू हो जाएगी। यानी कि इन दोनों की डिक्री कायम नहीं रहेगी, वो इन तीनों की डिक्री जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। ये उसकी प्रोविज़ो 1 कहती है ऑर्डर 9 रूल 13 की। और ऑर्डर 9 रूल 13 की जो दूसरी प्रोविज़ो है वो ये कहती है कि मेयरली इस चीज़ पे कि जी नोटिस समन जो है वो सर्व ड्यूली नहीं हुए उस पे जो है वो मतलब है कि एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड नहीं हो सकती जब तक कि जज को कम्प्लीटली नॉलेज ना हो, कम्प्लीटली उसको प्रूव ना किया जाए कि भाई इसको समन नहीं मिले। अगर जज साहब को थोड़ा सा भी शक है कि इसको समन मिले हैं, इसको डेट और टाइम का पता था, तो ऐसी सूरत में एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड नहीं होगी। इफेक्ट मैंने इसका बता दिया कि जी जो जब एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड हो जाएगी तो ऐसी सूरत में जो केस होगा वो दोबारा से वहीं से स्टार्ट होगा जहां से एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। और इसकी जो लिमिटेशन है, जब डिफेंडेंट को पता चले कि जी मेरे खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री हो गया है, वहाँ से 30 दिन विद इन 30 डेज़ उसको ये एप्लीकेशन देनी होती है सेट असाइड एक्स पार्टी डिक्री की। अगर आप बात करें कि ये जो सेट असाइड एक्स पार्टी डिक्री वाला जो ऑर्डर है ये क्या अपीलेबल है या नॉन अपीलेबल है, तो अगर तो कोर्ट जो है एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड कर देती है तो ये वाला जो ऑर्डर होगा ये नॉन अपीलेबल होगा। और अगर कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड नहीं करती, यानी कि उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, तो ये वाला जो ऑर्डर होगा ये अपीलेबल होगा। आगे ऑर्डर 9 रूल 14 में वो कहता है कि जब भी एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करके दोबारा से प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का टाइम होगा तो ऐसे टाइम पे कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट अपोजिट पार्टी को एक नोटिस ज़रूर भेजेगी कि भाई एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड हो गई है और आप भी आ जाएं। तो ये आज हमने जो पढ़ा वो ये था कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स और एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड कैसे किया जाता है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।